हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है उसके लिए हम रेगुलर काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 62 टेस्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ज्योतिबा फुले द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की स्मृति में सामाजिक न्याय का वर्ष मनाया गया। देखिए, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है जिसको आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन भी बोलते हैं, आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1923 में, 1923 में इसकी स्थापना हुई है और ये की थी B.R. अम्बेडकर ने। जो सामाजिक न्याय का वर्ष मनाया जाता है, ये सामाजिक न्याय का वर्ष मनाया गया था अप्रैल 90 से और अप्रैल 91 तक। 14 अप्रैल 1990 से और 14 अप्रैल 1991 की अवधि में ये मनाया गया सामाजिक न्याय का वर्ष, और ये मनाया गया था जो B.R. अम्बेडकर है उनकी याद में। सो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में सही पूछा है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राजा रवि वर्मा के संबंध में सही है? करेक्ट कौन सा है? वो एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जो अपने यथार्थवादी चित्रों और भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित चित्रकलाओं के लिए जाने जाते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। जो राजा रवि वर्मा है ये 1848 से और 1906 तक रहे हैं। ये सबसे महान, जो भारतीय कला के इतिहास में जो सबसे महान चित्रकार हैं उनमें से एक माना जाता है इनको भी। ये राजघराने के यथार्थवादी तो इनको माना ही जाता है, लेकिन जो भारतीय पौराणिक कथाएं हैं उनसे प्रेरित होकर ये जो इनकी पेंटिंग थी, जो चित्र थे, उनके लिए ये काफी प्रसिद्ध रहे हैं। और इनकी शैली भारतीय और यूरोपीय कला दोनों का मिक्सचर रही है। इंडियन जो भारतीय कला है, शैली है, और यूरोपियन कला है, दोनों का मिक्सचर रही है। और भारत में आधुनिक कला की शुरुआत करने वाले व्यक्तित्व के रूप में इनको जाना जाता है, राजा रवि वर्मा को। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ब्लू वॉशिंग की सही व्याख्या करता है? ब्लू वॉशिंग क्या है? ये टर्म आजकल काफी चर्चा में है। ब्लू वॉशिंग ये बिल्कुल एक ग्रीन वॉशिंग की तरह है, लेकिन ये पर्यावरण के बजाय सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी पर ज्यादा केंद्रित है। जैसे ग्रीन वॉशिंग है वैसे ब्लू वॉशिंग है। ग्रीन वॉशिंग क्या है? एक भ्रामक ये रूप है जिसमें एक कंपनी झूठा दावा करती है कि उसके उत्पाद या उसकी नीतियां या कार्यक्रम पर्यावरण के अनुकूल या लाभकारी है। ये होती है ग्रीन वॉशिंग, जिसमें पर्यावरण के का वायलेट नहीं करते या पर्यावरण की सहायता के लिए है या एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ऐसा झूठा दावा करती है जो कंपनियां, वो ग्रीन वॉशिंग होता है। ऐसे ब्लू वॉशिंग क्या होता है? इसमें इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार उन कंपनियों के लिए किया गया था जिन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट एवं जो उसके प्रिंसिपल हैं उस पर साइन किए थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने कोई नीतिगत उसमें सुधार नहीं किया था। और ये कंपनियां क्या करती है, अपना जो डेटा है उसकी गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में स्पष्ट नहीं होती है, अस्पष्ट होती है, और इनका जो दावा है वो भी एक बिना बेसलेस होता है, निराधार होता है, या फिर इसमें एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रक्षा और सुरक्षा के बारे में दावा किया जाता है। जैसा कहा जाता है कि आपका डेटा सेफ है, हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, डेटा की गोपनीयता, ये सब जो वादे किए जाते हैं, ये है ब्लू वॉशिंग। ये डिजिटल के लिए है और ग्रीन वाला एनवायरनमेंट के लिए है। मुद्रा और वित्त 22-23 पर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है?
जो करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट है, मुद्रा और वित्त 2022-23 रिपोर्ट, ये किसने प्रकाशित की है, ये कौन प्रकाशित करता है ये रिपोर्ट? ये एक्चुअली ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये एनुअल रिपोर्ट है, ये एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट है, हर साल जारी होती है। अभी जो 2022-23 की जो मुद्रा और वित्त पे रिपोर्ट आई है, इसका सब्जेक्ट था टुवर्ड्स ए ग्रीन क्लीनर इंडिया। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि इसके रिपोर्ट का जो सब्जेक्ट था वो क्या था? टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया। ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली जारी की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसमें चर्चा ज्यादा इस बार क्लाइमेट की है। निम्नलिखित कथन युग्मों पर विचार कीजिए। इधर ये राष्ट्रीय उद्यान है, इधर रिवर्स है, मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान, और कौन सी रिवर यहां इससे एसोसिएट है। देखिए जो मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान है उससे कौन सी नदी निकलती है? सियोम नदी इस उद्यान के वेस्टर्न साइड से बहती है, सियोम। और भी कई छोटी नदियां बहती है, जैसे सायरिंग हो गई, क्रोबोंग है, सेमोंग है, सुबोंग उद्यान है, ये सब है। लेकिन इस उद्यान के पश्चिमी किनारे पर बहती है सियोम। और एक और है सियांग, ये सियांग रिवर इसके पूर्वी किनारे पे बहती है। तो फर्स्ट में हो गया डी। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो नोवा देहिंग ब्रह्मपुत्र की एक सहायक रिवर है, ब्रह्मपुत्र की ये सहायक रिवर है, ये यहां से निकलती है। डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, इसके उत्तर में, नॉर्थ में जो ये डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके नॉर्थ में बहती है ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर, जबकि इसके साउथ साइड में दक्षिण में डिब्रू रिवर बहती है। औरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहां से बहती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वन। अगर आपने पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा कहां पे है, ये सब अच्छे से करवाए जा चुके हैं। CAD CAD का पूरा नाम क्या है? ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये एक तरीके का कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज है, किसमें ऐड के लिए? डिजाइन प्रोसेस में। CAD क्या है? सॉफ्टवेयर है जो फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियर्स और डिजाइनर्स के जो इसका यूज करते हैं। और ये जो CAD सॉफ्टवेयर है इसको 2D या 3D, जो 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मॉडल है उसमें भी ड्राइंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है ICT वगैरह में, रिसर्च वगैरह का जो सब सिलेबस दे रखा है उसमें। हाल ही खबरों में रहा एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान क्या है? अभी चर्चाओं में रहा है ये एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये एक देश के नॉर्थ ईस्ट से और जो नॉर्थ के एरियाज हैं उसमें बाइक, कार्स, इनकी रैली निकाल के ये अभियान शुरू किया गया था। इसमें जो अभी 64वां जो सीमा सड़क संगठन समारोह था उसमें ये लॉन्च किया गया है एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान। इसका करेक्ट आंसर आएगा सीमा सड़क संगठन द्वारा अपने कर्मयोगियों के बलिदान और योगदान को याद करने हेतु अभियान है ये। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की उत्पत्ति पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से हुई है? देखिए इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पे भी आपको कई बार डिफरेंट तरीके से करवाया गया है। ये जो ऑप्शन हो या क्वेश्चन हो, ये इनसे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, आप इनको जरूर पढ़िएगा। जो किस सम्मेलन की उत्पत्ति पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से हुई है? एक अर्थ सम्मेलन पढ़ा है हमने, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे अक्सर पर्यावरण और विकास पे संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन कहा जाता है, जो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और रामसर कन्वेंशन क्या है, जिसे वेटलैंड कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, ये एक पर्यावरणीय कन्वेंशन है जिस पर 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे हस्ताक्षरित किया गया था। तो ए इसका करेक्ट आंसर है।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही कौन सा है वो बताना है। इनमें से करेक्ट कौन सा है। प्रोजेक्ट सक्षम। प्रोजेक्ट सक्षम क्या है? ये एक्चुअली जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, उसने स्वास्थ्य और पर्यावरण परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक शिक्षण प्रबंधन सूचना, जिसको हम कहते हैं LMIS, इसकी शुरुआत की थी। और ये देश भर के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल शिक्षण मंच के रूप में कार्य करता है। ये सही है। प्रोजेक्ट सक्षम की बात करें तो ये भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए देश की सबसे बड़ी ये अप स्केलिंग शुरू की है, प्रोजेक्ट सक्षम परियोजना। परियोजना सशक्त महिला सशक्तिकरण के लिए। जो परियोजना सशक्त है, ये इसका प्रस्ताव एक्चुअली जो PNB के अध्यक्ष सुनील मेहता है, उनके नेतृत्व में एक पैनल बनाया गया था और 90 डेज की सीमा के साथ इन्होंने जो 50 करोड़ रुपए तक का जो ऋण वगैरह बैंक मैनेजमेंट के स्तर पे किया जाएगा, उससे रिलेटेड था ये। और इसको इन्होंने फिर बाद में जो NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसमें पेश किया था, उससे रिलेटेड है। तो इसका मकसद एक्चुअली जो स्ट्रेस्ड असेट है उसको मजबूत करने से रिलेटेड था, फंडिंग वगैरह उससे। सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, ये मनाया जाता है 98 में जो पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, उसके लिए मनाया जाता है ये। अभी रिसेंटली ये हुआ जो 2023 का है, 11 से और 14 मई तक हुआ है, ये आयोजित हुआ है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और इसका 25वां समारोह था ये, जो 2023 में हुआ है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन पर प्रगति की निगरानी करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे निगरानी करने वाला भारत का ये पहला शहर बन गया है, भोपाल। इसको देखिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 2015 में यूनाइटेड नेशन के जो सभी 193 कंट्रीज थे, उन्होंने अपनाया इसको, ये एजेंडा 2030, जिसमें टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 196 इसमें परियोजन शामिल हैं। और ये वॉलेंट्रीली किया है, वॉलेंट्री लोकल रिव्यू, जिसको VLR कहते हैं, उस बेस पे किया है इसने, स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा। समुद्र शक्ति 23 अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ये समुद्र शक्ति है, इसका ये 4th एडिशन अभी हो रहा है 14 से और 19 मई तक, इसका ये 4था एडिशन होगा। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच। कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की सहायता से आर्किटेक्चरल डिजाइन तैयार करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर की मदद से आर्किटेक्चरल डिजाइन तैयार किया जाता है, ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहा जाता है इसको। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाई कोर्ट की बात हो रही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए, जो
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती, राज्यपाल से परामर्श किया जाता है, एडवाइस की जाती है। लेकिन इस जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसका अपॉइंटमेंट नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं, ये सही है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं, वो अपनी नियुक्ति व्यक्ति को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्ति ली जाती है या किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना होता है, वैसा है। ये स्टेटमेंट सही है। केवल पहला ही सही है इसमें। नहीं, केवल सेकंड सही है, पहला राष्ट्रपति वाला गलत था, केवल सेकंड सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है? बैसाखी हिंदू सौर नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। वैसाखी गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ के गठन की याद दिलाता है, कौन सा सही है इनमें से? देखिए, वैसाखी हिंदू सौर नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, ये कथन सही है। वैसाखी के दिन क्या है, औपचारिक ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों ने एक सभा में जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। और बैसाखी वर्ष ये है जो 1699 में जो गुरु गोविंद सिंह जी है उन्होंने खालसा पंथ की गठन की याद दिलाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा है सही नहीं है, गलत कौन सा है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक जो मनी बिल है, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, ये स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा विधेयक को सिफारिश के साथ वापस कर सकती है, जिसे लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। देखिए, राज्यसभा इसको संशोधन या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें राज्यसभा को विधेयक को सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के वापस करना चाहिए, जिसे लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि लोकसभा उसको माने ही। सोलहवें का जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन। समवाय का पूरा नाम क्या है? SMVAY समवाय, इसका पूरा नाम, ये अभी रिसेंटली जो HRD मिनिस्ट्री है उसने शुरू किया है ये। इसका उद्देश्य जो अभी प्रेजेंट में जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली, इसमें छात्रों के लिए जो व्यावसायिक और पारंपरिक शिक्षा का समाकलन करना है। व्यावसायिक शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा दोनों के लिए है, और इसमें AICT वगैरह भी इन्वॉल्व है। इसका जो आंसर होगा, स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। ये सब आपके सिलेबस से ही है क्वेश्चन। NSQF के स्तरों की श्रृंखला के अनुसार योग्यता का व्यवस्थापन क्या करता है, व्यवस्थापन करता है, कौन सा आंसर इसमें आएगा? देखिए, जो NSQF है ये क्या है? द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा। ये एक योग्यता आधारित एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा ढांचा है, जो व्यक्तियों को उनके जो वांछित योग्यता है उसके स्तर को प्राप्त करने की अनुमति देता है। कौशल विकास पे जो मंत्रिमंडल समिति है उसने राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, अभी रिसेंटली इसको अप्रूवल दी है, जो एक क्वालिटी है और गुणवत्ता का आश्वासन ढांचा है, जो इसमें ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला है जिसका आयोजन करना है। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ज्ञान, कौशल और अन्वेषण।
ज्ञान, कौशल और अन्वेषण, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। NSQF द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। लखनऊ समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन सा है। लखनऊ समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। जो लखनऊ पैक्ट है ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच नहीं हुआ था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उसके बीच हुआ था लखनऊ समझौता। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। जो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था वो क्या था? पूना पैक्ट। ये सही नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत की उपाधि दी थी। हाँ, उस टाइम दी होगी जरूर। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत की उपाधि दी गई थी, ये स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति 2020, इसने 10+2 प्रणाली को एक नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना के साथ बदल दिया है। जो गलत कौन सा है ये देखना है। ये सही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो 10+2 प्रणाली है, अब इसको 5+3+3+4 कर दिया है, ये तो सही है। स्कूली पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष के आयु के जो ग्रुप है, एज ग्रुप 3 to 6 ईयर का, उसको भी शामिल किया करेगा इसमें है जो स्कूली पाठ्यक्रम में। इसमें 12वीं जो 12th वर्ष की जो स्कूली शिक्षा है उसके साथ 3 वर्ष की ये आंगनबाड़ी कहें प्री स्कूलिंग भी इसमें शामिल है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें स्कूली पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या है, जो 3 से 6 साल के आयु समूह है उसको भी शामिल करेगा, जिसे ग्लोबल लेवल पे, विश्व स्तर पे एक बच्चे के मानसिक क्षमता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में इसमें मान्यता दी गई है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। अब गलत पूछा है कि सही कौन सा नहीं है, तो कोई सा गलत नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है? करेक्ट, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। सही कौन सा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये देखिए आपको पढ़ाए हुए हैं सब, तो उम्मीद है कि ये सब अब आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। भारत में जो द्वैध शासन है, ड्यूल सिस्टम, इसकी शुरुआत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ही की गई थी 1919 में। इसमें 2 सब्जेक्ट्स थे, एक तो आरक्षित और एक स्थानांतरित, इसमें डिवाइड कर दिया था इसको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में 1919 में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था, ये बात भी सही है। द्वैध शासन की शुरुआत किस सुधार से हुई थी, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, एक लाइन का क्वेश्चन आएगा। तो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस सुधार के तहत की गई थी? वहां आपको दे दिया जाता है 1909 का, 1919 का, 1935 का, इस तरीके का देके पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक वयस्क के लिए क्रमशः ग्रामीण में 2400 और शहर में 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के आधार पर BPL का निर्धारण किया जाएगा? बिलो द पुअर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे कौन है, उसका निर्धारण इससे किया जाएगा कि गांव में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी। ये कौन सी कमेटी ने तय किया था? देखिए, ये कमेटी बनी थी 1979 में, और ये कमेटी थी अलग कमेटी, अलग समिति, इसने तय किया था। हालांकि इसके बाद में 1979 के बाद में इसी मैटर पे, जो BPL वाला मैटर है, कितनी कैलोरी हो,
इन पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग कमेटी बनी है। तो ये आप गरीबी रेखा से रिलेटेड सारी कमेटी बता देता हूँ आपको। ये अलग समिति 1979 में, एक 1993 में बनी है, वो थी लकड़वाला कमेटी, लकड़वाला कमेटी। और इसके बाद में 2009 में बनी थी, जो काफी चर्चा में रही, तेंदुलकर कमेटी। इसके बाद में एक 2012 में बनी थी, ये थी रंगराजन कमेटी। ये 4 कमेटी इंपॉर्टेंट है। रंगराजन कमेटी कब बनी है? 2012 में। तेंदुलकर समिति कब बनी है? 2009 में, 2009 में। लकड़वाला कमेटी 1993 में, और अलग कमेटी 1979 में। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से। कि कौन बीपीएल में आएगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन, किसको लिया जाएगा, जो बीपीएल के लिए स्कीम है उसका फायदा किसको मिलेगा, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग कमेटी बनी है और उन्होंने डिसाइड किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, उसको रोकने के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद महात्मा गांधी जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हुए थे। तो ये बात सही है। 1931 में, 1931 में महात्मा गांधी ने संघर्ष विराम को स्वीकार किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, उसको बंद करने का फैसला किया था। और इसके बाद ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लेने के लिए ये सहमत हुए थे महात्मा गांधी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था। चौरी चौरा है, ये 1922 की बात है। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का फैसला नहीं किया था, बल्कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, उसको वापस लेने का फैसला किया था। इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पीएसएलवी का उपयोग विभिन्न उपग्रहों को भूतुल्यकालिक और भूस्थैतिक कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। पीएसएलवी का उपयोग भारत के पहले चंद्र मिशन में चंद्रयान फर्स्ट तथा भारत के पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन में मंगलयान को लॉन्च करने के लिए किया गया था। देखिए इसमें सही कौन सा है। जो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसका उपयोग ये उपग्रहों को भूतुल्यकालिक और भूस्थैतिक कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए किया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। ये लिक्विड स्टेज से लैस होने वाला पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है। इसमें लिक्विड स्टेज है, पहले सॉलिड थी, अभी लिक्विड है। पीएसएलवी का उपयोग भारत के पहले जो चंद्र मिशन था, चंद्र मिशन पहला कौन था? चंद्रयान फर्स्ट। और भारत का जो पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन है मंगलयान, इसको लॉन्च करने के लिए किया गया था। ये सही है, सही पूछा है ऑप्शन में, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। देखिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था, जिन्हें विश्व भर में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। सही पूछा गया है। एक्चुअली हरित क्रांति है ये 1960 में, 1960 में, इस दशक में नॉर्मन बारलोग ने शुरू किया था ये प्रयास, और उन्हीं को पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, नॉर्मन बारलोग को। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में, उसको मुख्य रूप से एमएस स्वामीनाथन ने उसका नेतृत्व किया था। और इसलिए भारत में जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है वो एमएस स्वामीनाथन को भारत में कहा जाता है, ना कि विश्व भर में। और इससे रिलेटेड
ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इस क्रांति की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भूख के संकट को दूर करने के लिए की गई थी। ये बिल्कुल सही है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये शुरू हुआ था जब भारत में बहुत ज्यादा भूखमरी हो गई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको दूर करने के लिए किया गया था। ये सही है। पूर्वोत्तर पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ईस्टर्न हिल्स हैं उनकी बात हो रही है। डाफला पहाड़ियां पश्चिमी अरुणाचल और असम की सीमा पर स्थित एक खड़ा क्षेत्र है जो स्वायत्त जनजाति का निवास स्थान है। इसे डाफला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है सही कौन सा नहीं है, गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो ये सही है। जो डाफला है, आपने सुना होगा डाफला, मिसमी, मीरी, अबोर, ये सुने होंगे, आपने पढ़े होंगे। डाफला पहाड़ियां पश्चिमी अरुणाचल और असम की सीमा पे है और ये एक लोकल वहाँ की जो जनजाति है उसका निवास स्थान है जिसे डाफला भी कहा जाता है। तो ये सही है। मिसमी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है जो भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। ये सबसे नॉर्थ वेस्ट का राज्य है, पूर्वोत्तर भी है। तो देखिए अबोर पहाड़ियां हैं, ये चीन की सीमा के पास भारत का जो सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र है अरुणाचल, उसमें अबोर भी है, मिश्मी भी है। मिश्मी भी अरुणाचल प्रदेश में ही है जो सबसे पूर्वोत्तर राज्य है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो गलत पूछा है तो गलत इस क्वेश्चन में कोई सा भी नहीं है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच ये 3 वर्ष के कार्य कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए थे। अभी रिसेंटली ये एग्रीमेंट हुआ था जिसमें क्या है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पे बातचीत चल रही है और भारत ने 1950 में इजराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो पूरी तरह से राजनयिक संबंध है वो स्थापित हुए थे 1992 में। दिसंबर 2020 तक जो यूनाइटेड नेशन है भारत है संयुक्त राष्ट्र के 164 जो मेंबर्स थे उनमें से एक था। उसके इजराइल के साथ राजनयिक संबंध थे। भारत इकलौता ऐसा था जिसके इजराइल के साथ संबंध थे। अब आर्थिक और वाणिज्य की बात करें तो भारत और इजराइल के बीच कोविड से पहले लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से का ट्रेड था जो बढ़ के और अब अभी है जो ये लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। हीरे का व्यापार है ये, इसमें लगभग 50% तो हीरे का ही है, डायमंड का। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और वर्ल्ड लेवल पे ये 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह की बात चल रही है तो ये उसी से जुड़ा कार्यक्रम है भारत और इजराइल के बीच। पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्लिमेंटो सुधार के माध्यम से दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करने वाले सांप्रदायिक पुरस्कार ने पूना पैक्ट 1932 की पृष्ठभूमि तैयार की। सही पूछा गया है। देखिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की जो दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करता है। और जो मुस्लिम्स हैं, यूरोपियन हैं, सिख हैं, एंग्लो इंडियन है और भारतीय आधारित ईसाइयों ने पूना पैक्ट हेतु ये पृष्ठभूमि तैयार की थी। इसलिए ये स्टेटमेंट पहला सही नहीं है। मार्लिमेंटो सुधार ने नहीं किया था, ये किया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की थी 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड। रामसे मैकडोनाल्ड ने ये सांप्रदायिक अवार्ड्स की घोषणा की थी और उसी ने पूना पैक्ट की नींव रखी थी, ना कि मार्लिमेंटो सुधार ने। अंबेडकर सांप्रदायिक अधिनिर्णय के पक्ष में थे और महात्मा गांधी इसके घोर विरोधी थे, जिससे समझौते का मार्ग प्रशस्त किया। अंबेडकर है सांप्रदायिक अधिनिर्णय के पक्ष में थे और महात्मा गांधी सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरोध में थे।
ये सही बात है, बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? यह भी काफी चर्चा में है, खाड़ी देशों का जीसीसी, इसका जरूर देखिएगा। जीसीसी ये क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। यह भी इसका हुआ है यह समिट। इसमें से कौन इसका सदस्य नहीं है? 8 देश ये जो फारस की खाड़ी है उससे सीमा बनाते हैं, टोटल 8 कंट्रीज। इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है और ईरान है। ये 8 देश फारस की जो खाड़ी है उससे बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें जो जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के 6 देश, जो ये जीसीसी है इसमें खाड़ी क्षेत्र के 6 देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन, ये इनका एक संघ है। इस परिषद के सदस्य भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। ईरान है जो खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से किसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में शामिल किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए किया गया था। ये देखिए, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू ने पेश किया था, जिसे संविधान सभा ने अपनाया भी था। इसमें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1976 में। इमरजेंसी का दौर था जब संशोधन किया गया, और इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए। पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये 3 शब्द नहीं थे। इंदिरा गांधी के टाइम पे ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 1976 में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द उस टाइम पे जोड़े गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। आपको टेस्ट नोट्स ये सारे पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। और भी कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।